जबलपुर क्रूज हादसा। आज के इस विश्लेषण में आइए नर्मदा नदी के बरगी डैम में हुए उस दर्दनाक हादसे की बात करते हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक खबर या कोई आम हादसा नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे चंद मिनटों के भीतर ही एक हंसता खेलता परिवार और खुशियों से भरी एक पूरी शाम गहरे मातम में बदल गई। जरा अब कल्पना कीजिए, एक माँ के प्यार की असली गहराई आखिर क्या हो सकती है। बचाव दल के बयानों और जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उनसे एक ऐसी रुला देने वाली कहानी निकल कर आई है जो साबित करती है कि एक माँ अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे की ढाल बनी रहती है। ये कहानी उसी अटूट प्यार की है जो इस हादसे के सबसे खौफनाक और अंधेरे पलों में भी जिंदा रहा। तो सबसे पहले नजर डालते हैं पहले हिस्से पर, आखिरी सफर और वो भयानक तूफान। चलिए 30 अप्रैल की उस शाम में वापस चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल शांत सी पारिवारिक सैर अचानक एक बहुत बड़ी आपदा में तब्दील हो गई। तो हुआ कुछ यूं था। शाम के ठीक 5:16 पर क्रूज अपनी यात्रा शुरू करता है। उस वक्त सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, मौसम भी साफ था, लेकिन 5:45 पर अचानक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तूफान आता है। लहरें पूरी तरह से बेकाबू हो जाती हैं और पानी क्रूज के अंदर भरने लगता है। 6:15 पर मदद के लिए पहली डिस्ट्रेस कॉल की जाती है और हैरानी की बात देखिए, आधिकारिक रेस्क्यू टीम 6:40 पर निकलती है, वो भी इतनी देरी से क्योंकि बताया गया कि उनकी पहली गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई थी। ये कुछ मिनटों का फासला जिंदगी और मौत के बीच बहुत भारी पड़ गया। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी चूक की जिसने इस त्रासदी को और भयंकर बना दिया। आधिकारिक टिकट क्षमता अगर देखें तो वो सिर्फ 29 यात्रियों की थी, लेकिन चश्मदीदों और वहां से जिंदा बचे लोगों के मुताबिक नाव पर असल में 43 से 45 लोग सवार थे, मतलब क्षमता से कहीं ज्यादा। इसी जरूरत से ज्यादा भीड़ ने क्रूज का संतुलन पूरी तरह बिगाड़ दिया और उसे उस तूफान के सामने बिल्कुल कमजोर छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम देखेंगे वो मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन और पानी के नीचे की चुनौती। जब नाव डूबकर नीचे चट्टानों पर जा बैठी तो असली चुनौती वहीं से शुरू हुई। इस बचाव कार्य को कई अलग अलग मोर्चों पर अंजाम दिया गया। हादसे के तुरंत बाद सबसे पहले स्थानीय मछुआरे और किसान आगे आए। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सियों की मदद से 15 से ज्यादा लोगों को पानी से बाहर निकाला। फिर रात गहराने पर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी SDRF ने अंधेरे, तेज बारिश और पथरीले रास्ते के बीच मोर्चा संभाला, लेकिन नाव पानी में बहुत गहरी जा चुकी थी। इसलिए अगली सुबह स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आर्मी और NDRF के स्पेशल डीप डाइवर्स को पानी में उतारना पड़ा। सतह पर जो तूफान था ना, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक मंजर पानी के नीचे गोताखोरों का इंतजार कर रहा था। उन्हें 50 से 60 फीट की गहराई में जाकर काम करना पड़ा। क्रूज का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही तंग और घुटन भरा था और चारों तरफ लोहे की नुकीली छड़ें निकली हुई थी। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। रेस्क्यू टीम्स को मलबे के अंदर, खास तौर पर लोअर डेक में जाने के लिए बाकायदा हथौड़ों से छोटे छोटे रास्ते तोड़ने पड़े, जिससे उन्हें खुद के भी वहां फंसने का भारी खतरा बना हुआ था। इस डूबे हुए क्रूज को निकालने और पानी के भीतर फंसे लोगों को ढूंढने की तकनीकी प्रक्रिया बिल्कुल भी आसान नहीं थी। किनारे पर भारी एक्सकवेटर्स तैनात किए गए। 20 फीट गहरे पानी के अंदर मलबे को स्टेबल करने के लिए खास हाइड्रोलिक मशीनों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा रिकवरी के काम में तेजी लाने के लिए आर्मी की स्पेशल टीम्स बुलाई गई और हैदराबाद से खास हेलीकॉप्टर सपोर्ट भी मंगवाया गया। मतलब ये एक ऐसा विशाल ऑपरेशन था जिसमें भारी मशीनरी और एक्सपर्ट्स की जरूरत हर कदम पर पड़ रही थी। चलिए अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, एक माँ का प्यार आखिरी सांस तक। मशीनों और रेस्क्यू के इन सारे तकनीकी पहलुओं से हटकर अब बात करते हैं उस इमोशनल पल की जो उस पानी से भरे लोअर कैबिन में गोताखोरों ने देखा। ये दिल्ली से छुट्टियां मनाने आई 39 साल की मनीना और उनके 4 साल के छोटे से बेटे त्रिशान की दर्दनाक कहानी है। गोताखोरों को इन दोनों के शव उसी लोअर केबिन में मिले। जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उनसे बिल्कुल साफ पता चलता है कि जैसे ही केबिन में पानी भरने लगा और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा, उस माँ ने एक आखिरी हताश कोशिश जरूर की। उसने अपने बच्चे को अपनी लाइफ जैकेट के अंदर सुरक्षित करने की कोशिश की और उसे अपने सीने से पूरी ताकत के साथ चिपका लिया। NDRF के एक गोताखोर ने जो कहा, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने बताया वे एक दूसरे से इस कदर लिपटे हुए थे कि उन्हें अलग करना तक मुश्किल हो गया। हमारी टीम ये मंजर देखकर अंदर तक टूट गई थी। मौत भी उस माँ को उसके बच्चे से जुदा नहीं कर पाई। ये शब्द अपने आप में इतने भारी हैं कि किसी की भी आंखें नम हो जाएं। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर,
लापरवाही और वो तीखे सवाल जो उठने चाहिए। इस शोक और दर्द के बीच अब उन बड़ी चूकों पर निष्पक्ष बात करना जरूरी है जिनकी वजह से ये सब हुआ। 13 ये सिर्फ कोई मामूली नंबर नहीं है, ये वो फाइनल आंकड़ा है जितने लोगों ने इस भयानक हादसे में अपनी जान गंवाई। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात तो ये है कि इनमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल थे। आखिर इतनी जानें गई ही क्यों? इस क्यों का जवाब इस सर्वाइवर के बयान में बहुत साफ झलकता है। मरीना के पति प्रदीप मैसी का कहना है, हमें लाइफ जैकेट पहनने का तो समय ही नहीं मिला, वो ऐसी जगह रखी थी जहां पहुंचना ही नामुमकिन था। ये एक अकेला वाक्य उन सारे सिस्टमैटिक फेलियर्स की पोल खोल देता है जिसने इतने सारे यात्रियों को बिना किसी सेफ्टी के उस तूफान के बीच मरने के लिए छोड़ दिया। जांच और जो वीडियो सबूत सामने आए उनमें कई गंभीर कमियां देखी गईं। पहला, मौसम विभाग ने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं वाला ऑरेंज अलर्ट दिया था, जिसे पूरी तरह से इग्नोर करके नाव को पानी में उतार दिया गया। दूसरा, नियमों के बावजूद लाइफ जैकेट सफर के दौरान बंधी हुई रखी थी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्टाफ उन्हें तब खोलने की कोशिश कर रहा था जब नाव डूबना शुरू हो चुकी थी। और तीसरा, चंद सेकंड में ही लोअर डेक में पानी भर गया और वहां मौजूद लोगों को बाहर निकलने का कोई मौका ही नहीं मिला। अब देखिए, हादसे के बाद प्रशासन ने कुछ शुरुआती कदम तो उठाए हैं। क्रूज के पायलट को नौकरी से निकाल दिया गया है और वहां के रिजॉर्ट मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही आगे ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्रूज ऑपरेशंस के नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी बनाने के लिए एक हाई लेवल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल उठता है, क्या लापरवाही का एक छोटा सा पल किसी की पूरी दुनिया छीन सकता है? बिल्कुल छीन सकता है। सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जो भारी कीमत नर्मदा के गहरे पानी में चुकाई गई है, वो कभी वापस नहीं आ सकती। ये पूरी घटना चीख चीख कर यही सिखाती है कि सुरक्षा के प्रोटोकॉल सिर्फ कागजों पर लिखने के लिए नहीं होते, वो जिंदगियां बचाने की असल ढाल होते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।